नमस्कार। काशी यानी बनारस अभी दो महान संस्कृतियों के संगम का साक्षी बना। तमिल संस्कृति और काशी की संस्कृति, या कहें कि उत्तर भारत की संस्कृति। इसका आयोजन बड़े धूमधाम से किया गया। काशी और तमिलनाडु की संस्कृति, समाज, मान्यता, आस्था, विश्वास और रीति रिवाज में क्या आपसी संबंध है और इस तरह के आयोजन से क्या प्रभाव पड़ा दो विभिन्न संस्कृति को मानने वाले लोगों पर, और ये आगे किस तरह से कुछ नया परिणाम दे सकता है, इन्हीं चंद मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वी.एस. सुब्रमण्यम मणि जी, जो मूलतः तमिल समाज के हैं लेकिन काशी में इस तरह से रच बच गए हैं कि कोई कह नहीं सकता कि ये गैर बनारसी हैं। तो बनारस और तमिलनाडु की दो संस्कृतियों के जीते जागते एक बिंब हैं वी.एस. सुब्रमण्यम मणि जी। तो मणि जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले हम आपसे हमें जिज्ञासा भी होती है और एक सवाल भी मन में उठता है कि तमिलनाडु की जो संस्कृति है, जो आस्था है, विश्वास है, लोगों का जीवन शैली है, और काशी का, ये दोनों बहुत प्राचीन है। दोनों को कहा जाता है बहुत महानतम है और अब तक जिंदा भी हैं। तमाम संस्कृतियां विलुप्त हो गई लेकिन ये दो संस्कृतियां अभी भी चल रही हैं, गतिशील हैं। तो इनमें क्या कारण आप देखते हैं कि ये दोनों अभी तक गतिशील है और दोनों का क्या आपसी संबंध है? धन्यवाद, नमस्कार, वणक्कम। वणक्कम वणक्कम। आज काशी तमिल संगम के दूसरे इस संस्करण के अवसर पर ये जो आयोजन आपने किया है उसके लिए मैं आप दूरदर्शन के सभी लोगों का मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। काशी और तमिलनाडु का एक ये युगों युगों का संबंध है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, काशी और तमिल संस्कृति का अगस्त्य मुनि के द्वारा एक अटूट संबंध रहा है। भगवान शिव के आदेश पर, ये एक पौराणिक कथा है कि जब विंध्य पर्वत और मेरु पर्वत, हिमालय का प्रतिस्पर्धा हो रहा था, तो विंध्य अपने को ऊंचा, अपने कद को बढ़ाते हुए एक स्थिति ऐसा आ गया कि सूर्य का जो है कि चलन अवरुद्ध हो गया। तो उस समय भगवान से सभी प्रार्थना करते हैं, इंद्रादि देव, और शिव जी के पास इसका उपाय के लिए जाते हैं। तो शिव जी उस समय जो अगस्त्य जी काशी में वास कर रहे थे, उनको आदेश देते हैं कि तुम विंध्य पार करके दक्षिण जाओ और वहीं अपना वास करो, और तुम जब तक वापस आने का नहीं आएंगे तब तक विंध्य को बढ़ने से रोको। यह आदेश विंध्य पर्वत को देते हुए आप दक्षिण को जाओ करके ऐसा उनका आदेश होता है। तो अगस्त्य जी उसी आदेश का पालन करते हुए विंध्य पर्वत को आदेश देते हैं और विंध्याचल को पार करते हुए दक्षिण की ओर जाते हैं। विंध्य को रोकते हुए दक्षिण को जाते हैं। तो मतलब ये तो एक पौराणिक मिथकों में और है कि ये संबंध है और उसका काफी प्रभाव पड़ता है। जो भी हमारे मिथक है वो समाज को, लोगों को और जीवन को प्रभावित। दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण ये है, भगवान रामचंद्र जी अयोध्या से वनवास करते हुए सीता हरण के बाद लंका जाते हैं, वहाँ रावण का वध करते हैं और पुनः उसी रामेश्वरम के तट पर आकर के वो जो है वहाँ रामेश्वरामनाथ स्वामी का ज्योतिर्लिंग का स्थापना करते हैं। और
काशी स्वयं में एक ज्योतिर्लिंग क्षेत्र है। जी। तो काशी का और रामेश्वरम का एक मिलन है। और दक्षिण में एक मान्यता है कि काशी यात्रा का मतलब ही जो है कि वह रामेश्वरम से युक्त यात्रा ही काशी यात्रा है। जी जी। और जैसे हमारे यहाँ जो दक्षिण में जो वैवाहिक मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें जो है वर पक्ष जो है कि जो वर होता है वो कहता है कि हम काशी जा रहे हैं, हम और अध्ययन के लिए, काशी यात्री। हाँ, तो उस समय वधू पक्ष के लोग आते हैं, तो वो कहते हैं कि आप जो है कि अब जो है कि गृहस्थ जीवन को धारण कीजिए और आप काशी मत जाइए, आपको हमारी कन्या को स्वीकार कीजिए और गृहस्थ धर्म का पालन कीजिए। तो उस प्रसंग से निमित्त जो कार्यक्रम होता है वो जो है काशी यात्रा के नाम से जाने जाते हैं। और काशी को जोड़ता, हाँ, काशी को वो प्रसंग जोड़ता है। मतलब ये इनफैक्ट शास्त्र में तो नहीं मिलता, लेकिन ये सब एक पौराणिक है, लोकाचार में। तो मतलब लौकिक जीवन जो लोक जीवन है और जो शास्त्र का समाज का जीवन है, दोनों, और जो पौराणिक मिथ है, ये तीनों मिलकर के तमिलनाडु और काशी की संस्कृति को जोड़ते हैं। ये एक चीज यहाँ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे ये तो बात हो गई, बनारस और तमिलनाडु के लोगों के बीच आवागमन की जो परंपरा शुरू हुई, वो ऑलमोस्ट जब मंदिर का पुनर्निर्माण होता है 1777-78 से, जब काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण हुआ, और उसके बाद लोगों में जो है कि एक जन जागृति आई कि जो है कि हमको पुनः काशी यात्रा करना चाहिए। तो वो लोग जो है कि रामेश्वरम से ये यात्रा शुरू करने का वो है प्रधान है, और वहाँ से जो है कि बालू का संग्रह करते हैं और उस बालू को ला करके शिवलिंग के आकार में बना करके प्रयाग में उसको शुद्ध गंगा नदी में उसको स्थापित करते हैं। उसके बाद वहाँ से काशी आते हैं और यहाँ विश्वनाथ का दर्शन कर, गंगा स्नान कर विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ की जो है कि सदियों से चली आ रही है। मतलब धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों तत्व भी हैं जो जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। जी। अच्छा मणि जी, एक बात यही और आती है कि अभी जैसे ये जो आयोजन हुआ, ये तो अपनी जगह है, लेकिन आम तौर पर आप चूँकि बनारस में ही बस गए पीढ़ियों से, मुझको हमें लगता है 4-5 पीढ़ी से भी आप यहाँ पर हैं, तो ये तो धार्मिक, आध्यात्मिक और जो लोकाचार के समाज के अपने संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, वो जोड़ते हैं। व्यापारिक संबंध भी काशी और तमिलनाडु का बहुत पुराना है, क्योंकि सुब्रमण्यम भारती जी की एक कविता में पान और रेशम के व्यापार की बात कही गई है। क्योंकि महाकवि सुब्रमण्य भारती जी जो 1898 में काशी आए और 1905 तक काशी में रहे, हनुमान घाट मोहल्ले में, और उस समय उनको एक अनुभूति हुई कि जो है कि ये अखंड भारत जो है इसका स्वरूप ये काशी से ही बनता है। और काशी, उन्होंने अपने प्रथम कविता की रचना यहाँ की और उसमें उन्होंने कहा कि जो यहाँ के विद्वान, काशी के विद्वान जो चर्चा करें वह कांचीपुरम के विद्वान उसको सुने, और कांचीपुरम में जो चर्चा हो वो काशी के विद्वान उसको सुने। और उसके साथ साथ जो यहाँ गेहूं का पैदावार है ये दक्षिण भारत में जाए, और वहाँ से जो धान का जो पैदावार है उसका उपयोग उत्तर में लोग करें। और उसी तरह जो पान है, जो यहाँ से पान जो है कि दक्षिण भारत में जाए, और रेशम की जो साड़ियाँ हैं, जो व्यापारिक संबंध हैं, वो जो है काशी से उसका जुड़ाव हो। जी। तो ये भी एक कारण रहा है, क्योंकि ये चलता रहा, इसको कवियों ने, साहित्यकारों ने, और फिर इसके बाद जो ललित कलाएं हैं उसमें भी व्यक्त होती हैं। जी। अच्छा, एक चीज़ और, काशी और तमिलनाडु का जो एक साहित्यिक बात तो हो गई,
जो यहाँ लोग आए, जैसे आपने कहा कि व्यापार और वो काशी के विद्वानों को कांचीपुरम में सुने और कांचीपुरम के विद्वानों को काशी में सुना जाए, तो इसके लिए तो जैसे कुमार स्वामी जी वगैरह, गुरुपरर, इस तरह के संत लोग भी आए और उन्होंने भी इसी अवधारणा को लेकर के यहाँ मठ, मंदिर और धर्मशालाओं की स्थापना की। जी, 1778 में काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद जी सर्वप्रथम संस्थाएं यहाँ काशी आईं। तो उसमें प्रमुख रूप से कुमार स्वामी मठ जो है कि प्रधान है, उसके जो आचार्य परंपरा के जो कुंवर गुरुपर महाराज जी हुए वो यहाँ आए और यहाँ पर उस समय के जो नवाब थे उनसे यहाँ एक मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने स्थान मांगा। तो नवाब ने जो है कि यहाँ के जो दारा शिखो जिनको हम बोलते हैं कि उनको आदेश दिया कि इनके लिए उचित स्थान का प्रबंध किया जाए। तो उस समय उनको केदार घाट में वो स्थान प्राप्त हुआ। जब स्थान प्राप्त हो गया तो उनको लगा कि जो है कि यहाँ बिना संस्कृत और हिंदी के जो है कि यहाँ काम नहीं चल सकता है। तो उन्होंने अल्प समय में संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया और उन्होंने तुलसी रामायण का जो है कि अनुवाद तमिल भाषा में किया। तो ये एक तरह से एक राष्ट्रीय अखंड भारत का एक स्वरूप जो है हमको काशी में मिलता है। अच्छा, उन्होंने जो मठ स्थापित किया, इसके बाद और भी तमाम मठ विभिन्न समुदायों, वर्गों, संस्थाओं ने यहाँ स्थापित किया। आज भी जो है कि तमिलनाडु के जो वैश्य समाज हैं जिनका यहाँ स्थान है नगरत्तार नाटकोट छत्रम जी, तो उनके द्वारा भगवान विश्वनाथ के पूजा के लिए जो राग भोग और आरती का सामान है जी, वो आज भी लगभग 200 साल से चला आ रहा है और प्रतिदिन जो है कि गाजे बाजे के साथ वो अगस्त कुंडा स्थित उस मठ के परिसर से निकल करके जो है विश्वनाथ मंदिर तक नाटकोटी क्षेत्र, नाटकोटी छत्र। और उसके बाद वर्ष 1934 में जो भगवान आदि शंकराचार्य जी की मूल गद्दी जो कांची कामकोटि पीठम है, तो उनके 68वें आचार्य जी का काशी आगमन हुआ और उन्होंने यहाँ मठ की स्थापना की और लोगों में एक संदेश पहुँचा कि जो है कि अब काशी का यात्रा जो है कठिन नहीं है, आराम से हो सकता है। और उनके आगमन के बाद लोगों में एक काशी यात्रा करने की एक अनुभूति हुई और लोग उसके बाद लगातार आने लगे। वर्ष 1973 में पूज्य पाद जयेंद्र सरस्वती जी महाराज जो कांची के 68वें आचार्य 69वें आचार्य थे, वो रामेश्वरम से बालू संग्रह कर जो है काशी की यात्रा पर आए और 21 जनवरी 1973 को काशी आए यहाँ पर। ये तो खैर संत हों, समाज सुधारक हों, साहित्यकार हों, कलाकार हों, सांस्कृतिक सेतु का काम करते हैं। ये जो अभी ये आयोजन हुआ, इसका क्या प्रभाव आप देखते हैं, संक्षेप में बताइए, क्योंकि हमारा समय खत्म हो रहा है। जी जी जी। जो काशी तमिल संगमम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो संकल्पित है, यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर ये अखंड भारत और श्रेष्ठ भारत के एक भाव भारत को, श्रेष्ठ भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के भाव को दर्शाता है। और इसमें इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जो तमिलनाडु से छात्र, किसान, व्यापारी, व्यवसायी और फिर उसके बाद धार्मिक क्षेत्रों में काम विभिन्न पेशे से जुड़े हुए लोग आए और इनके द्वारा जो एक उत्तर और दक्षिण के विचारों का जो आदान प्रदान का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये आने वाले समय में बहुत लाभकारी होगा। और इससे जो पिछले कुछ वर्षों के विसंगतियों के कारण जो इस तरह का एक आयोजन में एक अवरुद्ध आ गया था,
वो जो है पुनः शुरू हुआ है और ये आगे भविष्य में बहुत बड़ा कार्य करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मणि जी, आपने दो संस्कृतियों के मिलन के इतिहास, उनके वर्तमान और उनके भविष्य की परिकल्पना को हमारे स्टूडियो में हमारे साथ साकार किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, वणक्कम।